नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे डिबेट सेंट्रल। उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, देश की सबसे बड़ी राजनीति। लेकिन आज सवाल सरकार या विपक्ष का नहीं है, आज सवाल है राजनीति की बदलती निष्ठा का, बदलती विचारधारा का और बदलते झंडों का। क्या आज राजनीति में विचारधारा बची है या सिर्फ टिकट ही सबसे बड़ी विचारधारा बन चुका है? क्या जनता सिर्फ वोट के देने के लिए है और नेता सिर्फ सत्ता पाने के लिए? सोचिए, जिस नेता को जनता कमल देखकर जिताती है और वही नेता साइकिल पर बैठ जाए, या जिस नेता को जनता साइकिल पर भरोसा करके विधानसभा भेजती है वो हाथ या हाथी का दामन थाम ले, तो आखिर जनता की जनादेश का क्या होगा? उत्तर प्रदेश के 399 विधायकों में 122 विधायक ऐसे हैं जो किसी न किसी समय पार्टी बदल चुके हैं, यानी हर तीसरा विधायक दल बदलू है। सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद भी, मंत्री भी पीछे नहीं है, और गठबंधन करने वाली पार्टियां भी पीछे बिल्कुल भी नहीं है। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक माइग्रेशन शुरू हो चुका है। दावे हो रहे हैं, संपर्क होने की बात हो रही है, टिकट कटने की चर्चाएं शुरू हो गई, और सत्ता के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, अगला दल बदलू कौन होगा? इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन देखिए हमारी सबसे पहले एक विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदल अब अपवाद नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। 399 विधायकों में 122 विधायक दल बदल कर पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा दल बदलू विधायक भाजपा में है। करीब 78 विधायक दूसरे दलों से होकर भाजपा तक पहुंचे। समाजवादी पार्टी में भी बड़ी संख्या ऐसे नेताओं की है जो कभी दूसरी पार्टियों में थे। कांग्रेस, रालोद, निषाद पार्टी, सुभा सपा, हर दल में दल बदल की छाप साफ दिखाई देती है। और सबसे बड़ा नुकसान बसपा को हुआ। एक समय विधानसभा में मजबूत मौजूदगी रखने वाली पार्टी आज लगभग सिमट चुकी है। कभी जिन नेताओं को मायावती ने टिकट दिया, वही नेता चुनावी मौसम बदलते ही दूसरे दलों में चले गए। राजनीति में कहा जाता था विचारधारा सबसे ऊपर होती है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि विचारधारा चुनावी पोस्टर तक सीमित रह गई है। आज जो नेता सुबह किसी पार्टी की तारीफ करता है, वही शाम को दूसरी पार्टी का झंडा उठा लेता है। कल तक जो विरोधी था आज वही सहयोगी बन जाता है, और कल का साथी आज सबसे बड़ा विरोधी। जनता सोचती रह जाती उसने वोट किस सोच के लिए दिया था और नेता किस सोच के साथ निकल पड़ा। यूपी की राजनीति में ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिनकी राजनीतिक यात्रा एक पार्टी से शुरू होकर दूसरी, तीसरी और फिर चौथी पार्टी तक पहुंच चुकी है। दारा सिंह चौहान कई बार दल बदल चुके हैं। नंदगोपाल नंदी, राकेश सचान, एसपी सिंह बघेल, साक्षी महाराज, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में राजनीतिक पाला बदला और सत्ता के केंद्र तक पहुंचे। यह सिर्फ नामों की सूची नहीं बल्कि बदलती राजनीति का आईना है। अब पूरा फोकस 2027 विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है। दावे किए जा रहे हैं कि कई विधायक संपर्क में हैं। कहा जा रहा है कुछ दल टिकट बदल सकते हैं। अगर टिकट कटे तो क्या फिर शुरू होगा दल बदल? क्या फिर बदलेंगे झंडे? क्या फिर बदलेगी टोपी? क्या फिर बदलेंगे नारे? यूपी की राजनीति हर दिन नया मोड़ ले रही है। आज बहस सिर्फ नेताओं पर नहीं, पूरे राजनीतिक सिस्टम पर होगा। सवाल नंबर 1, क्या दल बदल जनादेश के साथ विश्वासघात है? अगर जनता ने एक पार्टी को वोट दिया तो नेता दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है? सवाल नंबर 2, क्या चुनाव से पहले दल बदलने वालों पर भी कानून बनना चाहिए? सवाल नंबर 3, क्या टिकट ही आज ही सबसे बड़ी विचारधारा बन गई है? सवाल नंबर 4, क्या चुनाव आयोग को दल बदलने वालों के लिए नए कानून बनाने चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या जनता को ऐसे नेताओं को अगला चुनाव हराना चाहिए? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम नहीं है, लोकतंत्र जनता के विश्वास का नाम है। अगर नेता हर चुनाव में, हर मौसम में, हर अवसर पर अपनी पार्टी बदलता रहेगा तो जनता आखिर किस पर भरोसा करेगी? क्या वोट विचारधारा को मिलता है या उम्मीदवार को? क्या जनता का जनादेश सिर्फ चुनाव परिणाम आने तक ही सीमित रह गया है?
2027 अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात सज चुकी है। अब देखना होगा कौन अपने सिद्धांतों पर टिकता है और कौन सत्ता की सीढ़ी चढ़ने के लिए एक बार फिर नया झंडा उठा लेता है। मोहम्मद मिश्रा की रिपोर्ट, टीए न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो चुनाव जीतने के बाद कभी किसी न किसी सिर्फ नेता अपने फायदे के लिए भैया किसी का भी झंडा पकड़ लेंगे, कहीं भी पहुंच जाएंगे। जनता उनको वोट कितने विश्वास देती है उनसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ केसी जैन जी हैं, बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल खान है, सपा प्रवक्ता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर आर के शुक्ला जी है, राजनीतिक विशेषज्ञ। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केसी जैन साहब, आप खुद को विश्व की सबसे अनुशासित पार्टी मानते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 122 दल बदलू विधायकों में से लगभग 78 आपकी पार्टी में हैं। क्या आप पार्टी का आधार कैडर नहीं बल्कि दल बदलू नेता हैं आपके? देखिए अरुण जी, हर पार्टी की अपनी एक विचार और पार्टी के अंदर जो आपके अनुशासन की बात कही, पार्टी के अंदर जी, और अभी आपने अपने प्रोमो में भी सुनाया कि सबसे ज्यादा नुकसान इसका बीएसपी जी, और बीएसपी से तमाम सारे लोग पार्टी छोड़ करके समझते। देखिए शौर्य प्रसाद मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, कितने अनुशासन से किस तरीके से रहे, और पार्टी की जो नीति है वो सनातन संस्कृति के प्रति पूरा सकारात्मक रूप और सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के वो भी आगे बढ़े जी। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी बदली, जैसे ही समाजवादी पार्टी में जाते हैं, समाजवादी पार्टी के अंदर जाते ही उनका रूप बदल जाता है और रामायण जलाने का काम करते हैं, वो सवर्णों को गाली देने का काम करते हैं। उनके अंदर जो राजनीति है वो जाति और धर्म पे आधारित हो जाती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में जब तक रहे तब तक इस तरीके का क्या कोई कृत्य आपको करते हुए दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। वो क्या अगर कोई भी करेगा पार्टी के अंदर, अगर पुराने से पुराना कार्यकर्ता भी जो 40-50 सालों से पार्टी के अंदर है, अगर वो भी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध जाकर काम करेगा तो पार्टी में नहीं रहेगा। ना तो उसको कोई पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी, ना वो विधायक सांसद तो दूर की बात है। देखिए पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरुण जी एक बहुत बड़ी चीज, पार्टी में संगठन सबसे महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी, अगर संगठन महत्वपूर्ण नहीं होता, संगठन को तवज्जो नहीं होती, संगठन के मायने नहीं होते, तो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री अपने पद को छोड़ करके पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए लालायित ना हो। जी, आपको याद होगा इसके पहले जब भूपेंद्र चौधरी जी पार्टी के अध्यक्ष थे, इसके पहले वो कैबिनेट मंत्री हुआ जी। कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ करके उन्होंने पार्टी के संगठन को महत्व दिया, पार्टी के संगठन में अध्यक्ष बन करके उन्होंने अपने आप को गौरवान्वित महसूस जी। वैसे ही आप देखिए कई सारे नेता ऐसे रहे जो पार्टी में बड़े पदों पे थे, लेकिन छोड़ करके वो अध्यक्ष बनना ज्यादा पसंद जी। और यही कारण है कि पार्टी की जो नीतियां हैं वो संगठन जिस तरीके से चलाता है, पार्टी का संगठन, और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन जिस तरीके से काम करता है, अगर कोई भी वो विधायक हो, सांसद हो ना हो, जीता हो, हारा हो, कार्यकर्ता के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी ज्वाइन कराती है तो कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन कराती है, बिना शर्तों की ज्वाइन। अगर पार्टी को लगता है कि आप हमारी विचारधारा पे काम कर रहे हैं, आप ठीक से काम कर रहे हैं और इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाएंगे, पार्टी उसको जिम्मेदारी। लेकिन आपको अगर पार्टी में आना है तो अनुशासन के साथ रहना होगा और पार्टी की जो नीतियां उसके अनुसार आपको काम करना होगा। हमने आपको एक उदाहरण दिया शौर्य प्रसाद मौर्य जी का, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। आप जो बात कह रहे हैं 122 लोग हैं, 122 लोग तो हम तो कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देश का विकास हो, राष्ट्र सर्वोपरि का नारा लेकर के जो लोग आते हैं, विचार लेकर के आते हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, जो राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हैं, स्वार्थ को छोड़ करके जो आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमको कोई पद नहीं चाहिए, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी संगठन के लिए काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। पार्टी को क्यों आगे बढ़ाना है? क्योंकि पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, सबका साथ सबका विकास। चलिए मैं इसी पर जी जैन साहब, मैं इसी पर बिलाल खान जी हैं, मैं इनसे भी जवाब ले लेता हूं। जी बिलाल जी, जब कोई नेता सपा छोड़कर भाजपा में जाए तो आप उसे खरीद फरोख्त और जनादेश का अपमान कहते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी का नेता सपा में आए तो उसे क्रांति और बदलाव का नाम क्यों दिया जाता है?
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने चैनल पे हमको जगह दी। और केसी जैन साहब जो है वो भी हमारे एक समय सहयोगी थे जी। सहयोगी मतलब कि ये भी समाजवादी पार्टी में थे। मैं केसी जैन साहब से सवाल करना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह पड़ गई थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा। अगर शायद आप सत्ता के लोभी ना होते, सत्ता में आपको विश्वास ना होता, सत्ता से आपको लालच ना होता, तो आप समाजवादी पार्टी का दामन न थाम समाजवादी पार्टी में थे तो आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन ही नहीं थामना चाहिए था। ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि अगर जो नेता जो साथ होगा वो डरेगा नहीं, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेगा वो कतई भागेगा नहीं, जो डर गया वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेगा। केसी जैन साहब डर गए थे, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं 25 साल से अखिलेश जी के साथ और माननीय नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला करके तब भी था और आज भी हूं और आजीवन रहूंगा। जी। आर के शुक्ला साहब हैं राजनीतिक विशेषज्ञ, राजनीतिक बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। शुक्ला जी, क्या दल बदल विरोधी कानून अब कागजी शेर बन चुका है? जब यूपी विधानसभा में हर तीसरा विधायक पाला बदल चुका है तो संविधान की 10वीं अनुसूची का व्यवहारिक औचित्य क्या रह जाता है? देखिए, सब उपदेश कुशल बहु तेरे, आप सभी ने सुना होगा। ये सेंटेंस, ये चौपाई आज वर्तमान समय में सभी पार्टियों पर लागू होती है। कोई भी कहता रहे कि सब मेरी कॉलर साफ है, आपकी गंदी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो या कोई भी पार्टी, ये सेंटेंस सभी पे बराबर रूप से लागू होता है। मुझे लगता है कि आपने बोला दल बदल कानून, दल बदल कानून कब लागू होता है? जब कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाता। यहाँ क्या हो रहा है कि चुनाव के पहले लोग दल बदल कर रहे हैं, और अगर ऐसी परिस्थितियां बहुतायत में हो रही हैं, इस पे कंट्रोल और लगाम लगाने की जवाबदारी राजनीतिक पार्टियों की है, ना कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग पे या सरकारी संस्थाओं पे हम अपनी गलतियों का बोझ डाल के बच नहीं सकते, कोई भी पार्टी को, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है जी। आप किसको कौन पार्टी टिकट दे रही है ये तय करना उस पार्टी का काम है। पार्टी क्या अपनी विचारधारा के साथ समझौता करके सत्ता प्राप्त करना चाहती है? अगर हाँ, तो ऐसी पार्टी से मतदाताओं को दूरी बना लेना चाहिए, कोई भी पार्टी, क्योंकि ये बीमारी सभी पार्टियों में लगभग पूरी तरह से लग चुकी है। जो भी पॉपुलर नेता होगा उस क्षेत्र का होगा, उसे कोई विचारधारा से मतलब नहीं है, कोई नैतिकता से मतलब नहीं है। राजनीति को सेवा की जगह लोगों ने धंधा बना लिया है, और धंधे के माध्यम से मेवा प्राप्त करते हुए एन प्रकरण, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, जहां उनको इसकी ये नजर आते हैं वहां वो सिर्फ हो जाते हैं। बिल्कुल जी। जरूरत है राजनीतिक पार्टियों को इस पे कंट्रोल करने की। जी जैन साहब, एक बात पूछता हूं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये जो मेरे मन में सवाल है वो हर किसी के मन में रहता है। विपक्ष में रहते हुए जिस नेता पर आप भ्रष्टाचार और परिवारवाद के गंभीर आरोप लगाते रहते हैं, और भाजपा का झंडा थामते ही पवित्र कैसे हो जाता है? क्या दल बदल से सारे गुनाह धुल जाते हैं अगर कोई बीजेपी में आ जाता है तो? कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में रहता है, पार्टी के अनुसार ही काम जी, और पार्टी की विचारधारा में रह करके काम करता जी। कई बार क्या होता है कि पार्टी की विचारधारा से लड़ते हुए पार्टी छोड़नी पड़ती है जी। कई बार सत्ता लोलुपता में लोग पार्टी। मैं कार्यकर्ता था, बिलाल जी ने जैसा बताया, कार्यकर्ता मैं वहां पर भी था, कार्यकर्ता मैं यहाँ पर भी। लेकिन पार्टी की जो विचारधारा है, हमें कुछ ना वहां मिला ना कुछ यहाँ मिला। हम तो पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन जब पार्टी ही नहीं बची, जब पार्टी खंड खंड हो गई, आप देखिए चाहे संजय सेठ जी हो, अपर्णा यादव जी ने पार्टी छोड़ दी, की छोटी भाभी जी ने, तो उनको डरपोक कहेंगे, दब्बू कहेंगे, यहाँ तक कि शिवपाल जी ने अलग पार्टी बना ली, पार्टी खंड खंड हो।
और हम लोग तो अशोक वाजपेयी जी के साथी थे। अशोक वाजपेयी जी वहां पर केवल विधायक हुआ करते, यहाँ आकर के सांसद हो गए। हम लोग वो लोग पार्टी छोड़े, हम लोग उनके साथ में आ गए। साथ ही साथ आप ये देखिए केवल वही नहीं, अशोक वाजपेयी हो, बुक्कल नवाब हो, वो वहां विधायक थे, यहाँ भी विधायक, सरोजी अग्रवाल वहां भी विधायक थे, यहाँ भी हम तो कार्यकर्ता थे। तो हमारी जो व्यक्तिगत यहाँ पे टिप्पणियां नहीं हो रही, यहाँ पूरी पार्टी की बात हो रही। पार्टी बहुत बड़ी चीज होती है। आपने कैसी जगह की तरह बात, बिलाल जी हम आपके पास आते हैं, बिलाल जी हम आपके पास आते हैं। जी 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 जैन साहब, कि हमने दिया स्वामी प्रसाद भोजानी का। दूसरी बात क्या है कि समाजवादी पार्टी में उस समय राजभर जी थे। राजभर जी पार्टी छोड़ करके आगे नहीं आगे भारतीय जनता पार्टी। और इतना ही नहीं, जयंत चौधरी जी पार्टी छोड़ दिए पूरी, वो आ गए। वो तो भाई राज्यसभा थे ही थे, उनको कौन सी सत्तारूढ़ता थी, क्या उनको सत्तारूढ़ता सता रही थी। और देखिए कि बात यह है कि केवल अपर्णा यादव या शिवपाल जी की बात नहीं हो रही है, केवल राजभर या जयंत जी की बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है कि अभी आप देखिए इनकी पार्टी के तमाम सारे विधायकों ने पार्टी छोड़ी है आज की डेट में। कुछ समय पहले, अरे जब भगवान राम मंदिर में आप दर्शन करने नहीं जाने, पार्टी की गुलामी हो सकती है क्या? किसी धर्म की गुलामी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वो पार्टी जिसने कभी भी केवल रोजा इफ्तार पार्टी कराते रहे 5 कैंडी के अंदर, क्या कभी आपने कन्या भोज कराया? नहीं कराया कन्या भोज। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, क्या पिछले 2 साल हो गए सरकार के, क्या वहां रोजा इफ्तार पार्टी हुई? अरे आपका धर्म है, आप मानिए, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार बधाई देते हैं भाई आपको ईद की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाध्य करेंगे कि कोई दूसरा आपके धर्म को माने। वो पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है। आप एक तरफ कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि ये धार्मिक पार्टी है और हम लोग जो है सहिष्णुता वाले हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप केवल रोजा इफ्तार पार्टी कराते हैं, कभी भी कन्या भोज नहीं कराते, कभी नवरात्रि का कार्यक्रम नहीं होता। और यही जो अभी सावन मास शुरू होने वाला है, सावन में जो लोग कांवड़ लेकर के जाते थे, ऊपर आपने लाठीचार्ज किया था। उन्हीं शंकराचार्य जी पर आपने लाठीचार्ज किया, उन्हीं शंकराचार्य जी की आज तारीफ करते घूम रहे कि भाई शंकराचार्य जी के साथ में गलत हो रहा है, उनसे आपने माफी नहीं मांगी, उनको स्टार्ट नहीं करने दिया। अरे आप तो लाठीचार्ज करवाए थे। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ तिरकी राजनीति सिर्फ घर तक सीमित हो, वो लोग क्या बात करेंगे? और अभी जो चाहे आप देखिए अभय सिंह जी हो, इनके वहां एक मंत्री हुआ करते थे, वो मंत्री भी छोड़ करके आ गए, हमारे वहां वो भी कैबिनेट मंत्री बने। तो तमाम सारे लोग अभी, और सीधी बात कही, अभी सरकार जाने के बाद भी पार्टी बने रहे लंबे समय तक, यानी कि पिछला 5 वर्ष बीत गया और उसके बाद में अभी भी 4 वर्ष बीत गया, यानी 9 साल तक विपक्ष में रहने के बाद में भी वो आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया कि भगवान राम मंदिर के भव्य उद्घाटन पर आपने कहा नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई भी वहां नहीं जाएगा, जो जाएगा वो पार्टी से बाहर। खुद ही पार्टी छोड़ दी लोगों ने। तो देखिए, आप एक मानसिक गुलाम बना करके रखेंगे, धर्म विशेष का गुलाम बना के रखेंगे। पार्टी की विचारधारा हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारा व्यक्तिगत अपना धर्म है, धर्म स्वतंत्र चीज है, धर्म। चलिए जैन साहब, मैं बिलाल जी से इसका जवाब ले लेता हूं। बिलाल जी, आपका दावा है कि आप पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर चुनाव करीब आते ही विचारधारा किनारे करके केवल जीतने वाले दल बदलुओं की कतारें क्यों लग जाती है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने चाहे जितना भी गलत काम किया, इनके आरोपों को तथ्यों का मैं जवाब दे रहा हूं जी, लेकिन कम से कम भगवान राम के घर का पैसा नहीं चुराया समाजवादी पार्टी ने। ये कहां बोल रहे हैं आप? इनको समझाइए ना, चंदा चोरों को समझाइए ना आप। ये कौन सा मुंह लेकर के बात करते हैं समाजवादी लोगों से? जी चलिए शुक्ला साहब, हमारी बात को, चंदा चोरों से हमारा मुकाबला मत करिए जी। हम लोग समाजवादी पार्टी हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को सम्मान देती है, बगल में बैठाती है, इज्जत देती है। अभय सिंह साहब, आपको भी पता है, अगर आपकी पार्टी में गए हैं तो अभय सिंह जी को कितना सम्मान मिल रहा है। हमारे समाजवादी पार्टी में थे तो उनको कितना सम्मान मिलता था। चाहे तो अभय सिंह की बात कर लीजिए, या आप पांडे जी जो गए हैं, इस समय कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उनकी बात कर लीजिए, चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात कर लीजिए, गौरीगंज से जो विधायक थे उनकी बात कर लीजिए। जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में मिल गया, शायद अगर कहीं मिल जाएगा तो मैं उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। बताइए वो क्या बात करेंगे? अंदर से वो कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी में आना चाहता हूं,
आपके कैमरे पे कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन अंदर से वो कितना प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से, ये उनका कोई जानता है। जी चलिए शुक्ला जी, जनता किसी पार्टी के घोषणा पत्र और निशान को देखकर वोट देती है, लेकिन चुनाव के बाद नेता झंडा बदल लेता है। क्या ये लोकतंत्र में आम जनता के जनादेश का सीधा सौदा नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से वोटिंग के बाद अगर कोई भी एमपी हो, एमएलए हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वो पार्टी बदलता है तो ये निश्चित रूप से उसके लिए भी, पार्टी के लिए भी और देश के लिए घातक है। हाँ, वोटिंग से पहले, चुनाव से पहले कौन कहाँ जा रहा है ये उसका अपना अधिकार है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। सबको अपने हिसाब से पार्टी चुनने का भी अधिकार है और मतदाताओं को अपना नेता चुनने का भी अधिकार है। तो मेरा मानना है कि जो कुछ जिसको भी करना है, आप बीजेपी से कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस से सापा में जाओ, सापा से बीजेपी में आओ, ये आपका अधिकार है। विचारधारा तो कोई सिर्फ कहने की चीजें बची है कि साहब विचारधारा से प्रेरित हो गए, कोई विचारधारा से प्रेरित नहीं होता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से प्रेरित होकर लोग पार्टियां बदलते हैं। लेकिन मेरी नजर में चुनाव के पूर्व अगर इस प्रकार का घटनाक्रम होता है, पार्टी बदलती है, तो उसे अनुचित नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसको आकर चुनना तो मतदाताओं को है। और अगर उसके क्षेत्र के मतदाता उसको चुन रहे हैं तो इसमें कुछ अनुचित नहीं। लेकिन वोटिंग के बाद, आप शपथ लेने के बाद अगर आप पार्टी बदलते हैं, पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं, तो ये ना तो नैतिक रूप से, ना ही वैधानिक रूप से, ना ही देश हित में उचित होगा। चलिए जैन साहब, आपके भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने सवाल भेजे हैं, नाम नहीं लेने के शर्त पर तो मैं करना फर्ज बनता है, चूंकि देख रहे हैं। उनका सवाल यह है कि जो कार्यकर्ता सालों से दर दर जाकर भाजपा का झोला और झंडा उठा रहा है, चुनाव आते ही नेताओं को, अन्य नेताओं को टिकट दिया जाता है, चाहे वो दल बदल के आया हो, चाहे कोई और हो। क्या 2027 में भी पुराने कार्यकर्ताओं का हक मारा जाएगा या उनको याद किया जाएगा इस बार? देखिए अरुण, पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जी पूरे की पूरे 75 जिलों में जी जो हमारे मंडल अध्यक्ष, जी मंडल अध्यक्षों के साथ साथ बूथ के अध्यक्ष, जी बूथ के अध्यक्षों के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मीटिंग की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की, माननीय उपमुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की जी। तो बूथ के अध्यक्षों से किसी पार्टी के राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं इस तरीके से, एक एक बूथ अध्यक्ष का पद है, और उसके अगर कहीं पे बूथ का कार्यक्रम तो वहां पर बूथ अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है, उसकी जो चेयर है, उसमें कोई और नहीं बैठ सकता जी। भारतीय जनता पार्टी में ये सिस्टम है कि बड़े से बड़ा पदाधिकारी जो जिस कार्यकर्ता की चेयर है, जो जिस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है, उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता जी। क्षेत्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्षेत्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है, वो क्षेत्रीय अध्यक्ष जिम्मेदारी को निभाता है। मंडल का अध्यक्ष अगर है, मंडल के अध्यक्ष में अगर कहीं पे मंडल की रिपोर्ट है, वो पूरी मंडल का अध्यक्ष ही नहीं। और एक चीज जान लीजिए, टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी का सर्वे नीचे से ऊपर की तरफ होता है। हेलीपैड से आप उतर करके सीधे आप प्रत्याशी नहीं हो सकते। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सिस्टम है वो लगातार है। और एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर जिला अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होता है, स्त्री अनुशासित, और इस तरीके से पार्टी के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है। जो मंडल के अध्यक्ष है वो जिला अध्यक्ष को चुन करके भेजते हैं, उसमें चुनाव होता है। तो पार्टी के लोग बहुत ही अनुशासित होकर के काम करते हैं। दूसरी बात क्या है, हम आपको बताएं, दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी ने जब कांग्रेस पार्टी का साथ किया, तो आप देखिए 2017 में फुल फ्लैश गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी को इन्होंने 100 सीटें दे दी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें मांगी, इनको 5 सीटें तक नहीं मिली। इनका इस तरीके का तो गठबंधन होता है। बीएसपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया, लेकिन क्या हुआ कि बीएसपी 0 से 10 पे पहुंच गई। ये 5 की 5 सीट पे रह गए, बैठ जी को निकाल के बाहर कर दिया, कहा कि भाई हमको आपका गठबंधन नहीं चाहिए। और उसमें भी जो 5 लोग जीते, जो परिवार के लोग थे वो हार गए, अन्य लोग किसी तरीके से जीत करके आए। तो क्या है कि इनकी जो नीतियां हैं, जिस तरीके से अपराधियों को इन्होंने प्रश्रय दिया, अपराधियों को बढ़ाने का काम किया, साथ ही साथ अभी बात कर रहे थे कि वहां सम्मान किया। सम्मान ये, आपके वहां केवल और केवल एमएलए हुआ करते थे, और आपने एक बार आपने विधानसभा का टिकट दिया, राज्यसभा का टिकट दिया लखनऊ से, जो है लोकसभा का, अशोक वाजपेयी जी को, वो भी आपने काट दिया।
उनको आखिरी टाइम पे एकदम काट दिया, किस तरीके से उनको अपमानित होना पड़ा। चुनाव के कुछ दिन पहले आपने काट दिया टिकट, लेकिन यहाँ पे उनको राज्यसभा भेजा गया है, राज्यसभा उनको भेजा गया है। ये छोटा सम्मान है राज्यसभा के लिए। कितने विधायक वोट देते हैं तब जाके राज्यसभा आप पहुंचते हैं। दूसरी तरफ आपने अभी खुद ही नाम लिया मनोज पांडे जी का। मनोज पांडे जी देखिए हमारे वहाँ कैबिनेट मंत्री बनाए गए मनोज पांडे जी आपके वहां से आने के बाद। तो देखिए हम जिसको लेते हैं उसका सम्मान करते हैं। आपके वहां समस्या है अगर आप किसी को लेते भी हैं तो क्या है उसका सम्मान नहीं कर पाते। आपने राजभर जी को कहा बहुत छोटी पार्टी है, बहुत छोटी पार्टी, इस तरीके से पेटे आती रहती है, 6-7 विधायकों वाली पार्टी है, वो हमारे साथ आगे। जैन साहब मैं बिलाल जी से इसी पर जवाब ले लेता हूं। बिलाल जी, हर चुनाव से पहले सपा को दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं पर निर्भर क्यों होना पड़ता है? क्या कैडर में ऐसे जमीनी नेता नहीं बचे जो अपने दम पर चुनाव जीत सके? जैसा कि केसी जैन साहब ने अभी कहा कि दुनिया भर की बातें घुमा फिरा करके केसी जैन साहब ने कही, मैं 100% बात ये जानना चाहता हूं। केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी ने ये केसी जैन साहब का डर लेकर के गया, वो अब वॉशिंग मशीन में साफ हो चुके हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का हर एक छोटा कार्यकर्ता, हर एक छोटा नेता वो अखिलेश जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता है। इतनी बातें हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है केसी जैन साहब, अभी तक कोई मुद्दे वाली बात किए? उत्तर प्रदेश विकास कैसे करेगा, उत्तर प्रदेश कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पे कैसे जाएगा, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के रास्ते पे कैसे जाएगा, उत्तर प्रदेश में विकास कैसे होगा, रोजगार कैसे आएगा, इससे बात किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की जनता को जब से सत्ता में आए हैं लोगों को गुमराह किए हैं, लोगों को ठगने का काम किए हैं। लेकिन 2027 में यही उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को अपने आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बनाने जा रही है और इनको उखाड़ फेंकने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी इस बार। बिल्कुल। शुक्ला जी, आज के टाइम पे राजनीति में नीतियां और विचारधाराएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं क्या, और अब सिर्फ टिकट और ताकत और तख्त ही राजनीति का एकमात्र पैमाना बन गया है? मैंने पूर्व में ही कहा था जी कि राजनीति सेवा का माध्यम नहीं रही, राजनीति विशुद्ध रूप से एक धंधा बन चुकी है। ये बात ये बिल्कुल सही है कि इस क्षेत्र में काफी ढेर चमक है, धमक है, पैसा है, पावर है, सम्मान, मान सम्मान सब कुछ मिलता है। तो स्वाभाविक है कि हर आदमी के एक ही सोच होता है कि एन कैन प्रकरण हम कैसे किसी भी पार्टी हो उसके माध्यम से कैसे भी हम MP MLA पंच सरपंच पार्षद या जिला पंचायत में पहुंच सके या महापौर बन सके। विचारधारा से ज्यादा किसी को लेना देना नहीं है। कोई भी पार्टी कितना भी दावा करे, क्योंकि अभी आप ही ने संख्या बताई थी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में 122 विधायक हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी न कभी दल बदल किया है जी, और उन 122 में से 78 अकेले बीजेपी में है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो लोगों को लग रहा है कि बीजेपी पुनः सत्ता में आ सकती है तो वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, या बीजेपी के पास अपने कार्यकर्ताओं की कमी है तो दूसरी पार्टी के जो पॉपुलर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको लेके एन कैन प्रिटेंड सत्ता में बनी रहना चाहती है। बिल्कुल। जैन साहब, भाजपा की मूल विचारधारा और सिद्धांतों का क्या हुआ जब चुनाव जीतने की विनेबिलिटी के नाम पर किसी भी विचारधारा के नेता को पार्टी में शामिल कर लिया जाता है? हर एक पार्टी अपना विस्तार। और दूसरी बात यह है जी कि जहां तक दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों की बात है, जिसकी का आपने बताया कि सूली पे होगी जी, एक विधायक वाली पार्टी से बढ़ करके, तो ऐसी स्थिति में जैसा कि आदरणीय आर.के. शुक्ला जी ने कहा कि हर कोई चाहता है कि भाई विधायक MLA MP बन करके रहे। तो भाई जो MLA रहे, MP रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी सरकार में कई बार बहन जी जो है मुख्यमंत्री रही, तो ऐसे में केवल पार्टी को ढोते रहना और क्या है कि देखिए नवीनता को स्वीकार जी। अगर आप नवीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे तो क्या होगा? आप एसपी बन जाएंगे, आप कांग्रेस पार्टी बन जाएंगे, तब आप कितनी होगी
जी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब आप कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानेंगे, कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं को पैसा देना पड़ेगा। अब बहन जी की राजनीति आप देखिए कि किस तरीके से लोगों से मिलती है, अपने जन्मदिन पर क्या करती थी वो, उसके साथ साथ अपने जो कार्यकर्ता उनकी कितनी बातें मानती थी और कितनी वो मीटिंगें करती है पूरे साल भर में कार्यकर्ताओं के साथ। दिल्ली में बैठे रहने के बजाय वो क्या करते हैं? तो कार्यकर्ता केवल कैसे पार्टी चलाएगा? अगर पार्टी का मुखिया ही शून्य में चला जाएगा तो क्या होगा? अब समाजवादी पार्टी का क्या हुआ? समाजवादी पार्टी का शिवपाल जी का और जो है जब माननीय नेताजी जीवित थे उनके रहते क्या कुछ हुआ मंच पे सबने देखा। फिर पार्टी टूटी भी, पार्टी टूटी, तमाम सारे लोग इधर गए उधर गए, फिर कुछ लोग वापस आए पार्टी में, जो शिवपाल जी की पार्टी, कुछ लोग नहीं आ पाए, जो नहीं आ पाए वो दूसरी जगहों पे, कुछ नए लोग भी उनसे जुड़े, जैसे सोहेल प्रसाद मौर्य जैसे लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े, वो आए भी। और इसी तरीके से आप देखिए कि भाई राजभर जी उनकी पार्टी से जुड़े, लेकिन जब पार्टी संभाल के नहीं रख पा रही है, अपने कार्यकर्ताओं से तालमेल नहीं रख पा रही है, राजभर जी को लिया जरूर, लेकिन राजभर जी उनके साथ होते हुए भी रोज पानी पी पी करके राजभर जी को गालियां मिलती थी। आप सत्ता में भी नहीं है, आप सरकार में नहीं है, आपको ठीक है उनके पास कम विधायक है, 6-7 विधायक है, छोटी पार्टी है, लेकिन वो गाली खाने छोड़ गए, उनको मिल क्या रहा है? वो पार्टी को बढ़ाने का नहीं आपका काम है। लेकिन अगर वो अपमानित किया जाएगा तो क्या करेंगे? वो पार्टी छोड़ करके फिर जो है फिर वापस आ गए पार्टी में। तो दरअसल क्या है कि अभी क्या है 2027 का चुनाव, फिर अभी आदरणीय राजनीतिक महोदय ने कहा कि देखिए शुक्ला जी ने कि भाई देखिए हर पार्टी के कार्यकर्ता जो लंबे समय से हैं, और आपने भी कहा कि भाई जो लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता कुछ, लेकिन क्या है जब उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, उनको तिरस्कार किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं। तो किसी भी पार्टी को आपने जो बात कही सही कही कि हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सपा की हो, कांग्रेस को, किसी की भी हो, तो दो चीजें, एक तो विचारधारा के साथ जुड़े रहना, दूसरा कहीं ना कहीं अपना जो है साथ में, मतलब पार्टी से हट कह रहा हूँ, पार्टी दलगत रानी से हट करके, कि कोई भी हो अगर लंबे समय से है पार्टी में और शून्य की तरफ है तो क्या करेगा? कहीं ना कहीं जगह तलाशेगा। जी जी बिल्कुल। और उसके बाद में क्या, अभी देखिए 2027 का जो चुनाव है, चुनाव में अभी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई हमें कार्यकर्ता, अपने प्रत्याशी चोरी होने का डर है। तो प्रत्याशी चोरी होने का डर, भाई ठीक है विधायक सांसद तो होते थे, प्रत्याशी चोरी होने का डर, इसका क्या मतलब है? ये आदरणीय शुक्ला जी बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे हमें लगता है। और देखिए क्या है, पार्टियों को डर सता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का डर सबके ऊपर हावी है। यही कारण है कि इस तरीके की बातें हो रही कि वो छोड़ के चले गए, वो छोड़, अरे अब तो 10 लाख बता रहे हैं, आपके विधायक थे, एमएलए थे, एमपी थे, जब जी आप अपर्णा यादव जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? डर के आगे उनके पास कौन से आरोप थे, कौन से उनके ऊपर आरोप थे? डर के भारतीय जनता पार्टी में। चलिए इसका जवाब मैं बिलाल जी से ले लेता हूं। जैन साहब, बिलाल जी, जनता किसी नेता को किसी खास चुनाव चिन्ह और सोच पर जिताकर विधानसभा भेजती है, जब आप उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो क्या ये उस क्षेत्र की जनता के फैसले के साथ खिलवाड़ नहीं होता है? आपको एक बात कही कि मैं असल मुद्दे पे बात करता हूं जी। हमारे अंदर और समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर घुमाने फिराने की आदत नहीं है, और न घुमाने फिराने की, वो इस हिसाब से तोड़ मरोड़ के बात रखने की हमारी हैसियत नहीं है, न हमारे पार्टी में लोग कोई ऐसा करता है। भारतीय जनता पार्टी में केसी जैन साहब, जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार गई तब केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे, क्योंकि केसी जैन साहब को भी पता है कि नहीं थामेंगे तो सारी संपत्ति केसी जैन साहब दबा करके रखे हैं, कहीं डर है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में उनके ऊपर ईडी ना बैठ जाए, जो कब्जा किए बैठे हुए हैं उनके ऊपर जांच ना बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं अगर नहीं जाएंगे तो जांच से बचेंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल। अभी केसी जैन साहब, हमारे एक महफिल में मुलाकात हुई थी, केसी जैन साहब ने कहा कि आपकी सत्ता बन रही है, सरकार आपकी बन रही है, धीरे से मैं भी आ जाऊंगा। बताइए, ये केसी जैन साहब की जुबान को मैं बयां कर रहा हूं। तीसरी बात यह है कि अगर आप बात विकास की करेंगे तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे, आप बात करेंगे डेवलपमेंट की तो वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, आप बात करेंगे असल मुद्दे की तो वो घुमाने फिराने की गुमराहियत वाली बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग असल में किसी मुद्दे पे आना नहीं चाहते हैं। देश के नौजवानों का मुद्दा है, देश के रोजगार का मुद्दा है, प्रदेश में रोजगार का मुद्दा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है।
इतने नौजवान लाठी खाए, मार खाए, आपने फर्जी तरीके से जांच बैठा करके जौहर विश्वविद्यालय को नोटिस थमा दिया और सिर्फ भवनों को गिराने के लिए। अभी तक तो मैं सुना था कि शिक्षा का मंदिर सरकार बनाती है, तो छात्र नौजवान पढ़ते हैं, उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन पहले ऐसी सरकार देखा सिर्फ शिक्षा को तोड़ने का नोटिस थमा दिया। ये तो सरासर इसकी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। बताइए कैसी सरकार है? बुलडोजर वाली ऐसी सरकार है कि मतलब शिक्षा के भी मंदिर को तोड़ दो, मंदिर भी तोड़ दो, मंदिर से पैसे भी चुरा लो, लेकिन अपने बात से अड़े हैं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। अरे 100% बात जवाब इस बार जनता 2027 में आपको इसी वोट के माध्यम से देगी। घबराइए मत केसी जैन साहब, वक्त है, अभी भी चले आइए समाजवादी पार्टी में। वेलकम है, स्वागत है आपका। जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं मिला ना, उससे ज्यादा आपको सम्मान दिलाने का काम बिलाल खान करेंगे। लेकिन दल आपका, आपके विचार अलग है, आपका दल अलग है। हमारे विचारों को कम से कम मिलाइए, साथ में बैठ के बात करिए, सरकार से सही और गलत का जवाब मांगिए कि जनता के हित की बात करिए ना। उत्तर प्रदेश में तुमने कितने हॉस्पिटल दे दिए, कितने मेडिकल कॉलेज दे दिए, कितने यूनिवर्सिटीज दे दी, कितना मिड डे मील दे दिया, कितना IT सिटी दे दिया, इससे क्यों नहीं बात करते हैं भाई? चलिए, मैं जैन साहब आप कुछ बोल रहे थे, एकदम जल्दी से इनका जवाब दीजिए, इसके बाद मैं शुक्ला जी के पास जाऊंगा। देखिए चार पांच इन्होंने विकास की बात की, अच्छी बात की बिलाल जी, और बिलाल जी हमारे अच्छे मित्र भी हैं। दरअसल क्या है कि सवाल इनका जायज, जब इनके जवाब आता है तो ये भाग पड़े। आपके समय मात्र 2,55,000 नौकरियां आपकी सरकार में दी गई 2012 से लेकर 17। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 9.5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार दिया। वो चाहे चिकित्सा में भर्तियां हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, ANM GNM भर्ती हो, 9.5 लाख नौकरियां दी गई। और इसी तरीके से गन्ना किसानों का जो आप भुगतान छोड़ करके गए थे 25,000 करोड़ रुपए का, उसका भुगतान हमने किया। आप गन्ना किसानों का भुगतान भी नहीं कर पाए। गन्ना किसानों के मूल्य की वृद्धि हमने की, 100 रुपए क्विंटल की वृद्धि की, 25% वृद्धि की गई, 25% मूल्य में वृद्धि की गई। 300 रुपए में गन्ना मूल्य हुआ करता था, 400 रुपए सीधे करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में से 40 जिलों में जो जिले स्तर में जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनको एम्स की कैटेगरी में ले जाने के लिए लगातार काम हो रहा है। और साथ ही साथ जिला स्तर पे एक अच्छी हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा चुकी है 40 हॉस्पिटलों 40 जिलों में। बाकी जो जिले हैं उनमें लगातार काम चल रहा है। उसके साथ साथ हम बताएं आपको कि इन्होंने क्या किया। संभल में जब केवल और केवल सर्वे का काम हो रहा था, वहां कोई हिंदू संगठन नहीं था। वहां पे क्या था, सर्वे वाले लोग थे और मुस्लिम संगठन के लोग थे। वहां पे इनकी पार्टी के सांसदों ने इस तरीके से बयानबाजी की कि लोग उद्वेलित होकर के वहां पत्थरबाजी की, आगजनी किए। परिणाम क्या हुआ, उन्हीं के परिवार के 5 लोग मारे गए और उनको महिमा मंडित करने के लिए अपराधियों को 5-5 लाख रुपए देने के लिए चले 5-5 लाख रुपए। बढ़िया क्या पत्थरबाजी, बढ़िया क्या गोली चला रहे, इस तरीके की विचारधारा रखते हैं ये लोग। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ तुष्टि कि जो गोलीबारी कर रहा है, जो पुलिस की हत्याएं कर रहा है, उनको आप सम्मानित कर। तो क्या है कि लगातार जब इस तरीके के काम हो रहे हैं, और ये जो बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की आजम खान साहब के, आजम खान साहब लंबे समय तक जेल में रहे, उनको ये न बचाने गए, ना अखिलेश यादव जी मिलने गए उनसे। उन्होंने खुद कहा कोई मिलने तक हमसे नहीं आया। अरे आजम खान को चिंता कहाँ है आपकी? आप तो चाहते हैं आजम खान साहब जाए, छुट्टी मिले आपको पार्टी से, पार्टी के कद्दावर लेता रहे, और वो तो CM बनने के वो हकदार बनते थे सभी लोगों के अनुसार। लेकिन क्या है, वही परिवारवाद फिर आ जाता है कि पहले कोई बनेगा, फिर कोई बनेगा, फिर कोई बनेगा। खैर उससे मतलब नहीं हमको, मतलब ये है कि आपकी पार्टी आप किसको बनाते हैं, किसको नहीं आप जाने। लेकिन जहां तक विकास की बात आती है, हमने 9.5 लाख नौकरियां दी, किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही, 2 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश बना माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उनका हो रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कोटे से जो किसी को कैंसर है, किसी को बड़ी बीमारी है, तो उसमें अनलिमिटेड पैसा, किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख रुपए उसके स्वास्थ्य के लिए लगातार माननीय बिल्कुल जी बिलाल जी काम हो रहा है। जी बिलाल जी, आपके पास सिर्फ 40 सेकंड है, इनका जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, इन्होंने कहा कि 2 करोड़ आयुष्मान वाली बात जिस तरीके से इन्होंने कहा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी काम होता है वो जमीन से काम नहीं होता है, सारा पेपर पे काम होता है जी। ये सबको पता है। ये गुमराह कर रहे हैं जिस तरीके से केसी जैन साहब
मैं आखिरी शब्दों में यही कहना चाहता हूं, छोड़ दीजिए पार्टी, विचार आपके और उनके मिलते जुलते नहीं है, और आपके अंदर, हमारे अंदर वो ताकत है कि अपने नेता से मैं सवाल कर देता हूं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत नहीं है कि असल मुद्दे पे अपनी सरकार को और अपने मुख्यमंत्री को आप घेर सके, उनसे सवाल पूछ सके। चलिए शुक्ला जी, 2027 के चुनाव में दल बदल कितना बड़ा फैक्टर साबित होगा? क्या यूपी की जनता इस बार पार्टी बदलने वाले दल बदलू नेताओं को चुनाव में सबक सिखाएगी, या फिर जातिगत समीकरण और सत्ता का प्रभाव ही हावी रहेगा? इस प्रश्न का जवाब भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है, क्योंकि ना तो अभी किसी ने पार्टी बदली है, ना किसी को टिकट मिला है। हाँ, चर्चाएं चल रही हैं कि भाई इसका टिकट कटेगा, वो दूसरा किसी न किसी का दरवाजा खटखटा रहा है, तो वो तो चलता रहेगा, चलता रहता। लेकिन हाँ, अभी जो है ना बिलाल भाई ने प्रश्न उठाए, तो निश्चित रूप से सभी प्रश्न जनहित हैं। उसी में इन्होंने एक प्रश्न उठाया जौहर यूनिवर्सिटी का, आजम खान जी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी उसका जी। वो मुद्दा आज गर्म क्यों हो रहा है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के समय में। जौहर यूनिवर्सिटी में 40 बिल्डिंगें बनी थी, उनमें से 2 बिल्डिंगों का नक्शा अप्रूव्ड है, जो भी वहां की कंपिटेंट अथॉरिटी थी, लेकिन 38 बिल्डिंगों का नक्शा अप्रूव्ड नहीं है। लीगली देखा जाए तो ये गलत हुआ है, आपको जानकारी थी क्योंकि आपने 2 के नक्शे पास कराए। अब चूंकि जो भी वहां की अथॉरिटी ने इलीगल बिल्डिंग मान के गिराने का आदेश दिया है, सरकार उस आदेश को पालन करने जा रही है। लेकिन मेरा मूल प्रश्न ये है कि अगर आजम खान जी ने जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण शिक्षा के लिए किया था, तो उनको पता है कि अब ये बिल्डिंगें गिरने वाली, तो उनको अपने आगे बढ़ के उस ट्रस्ट को, सोसाइटी को, समिति को, जो भी हो, ऐसा भी किया जा सकता है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरी की पूरी जमीन उत्तर प्रदेश सरकार को दान कर दे। उससे क्या होगा कि वो शिक्षा का मंदिर बचा रहेगा, जो उसका उद्देश्य था वो भी पूरा हो जाएगा। रहा सवाल बिल्डिंगों का, जब वो जमीन और बिल्डिंगें सरकारी हो जाएंगी, ऑटोमेटिक फिर उनको डिमोलाइज करने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसा आजम खान जी ऐसा क्यों नहीं करते? जी, तो चलिए, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज की बहस से एक बात शीशे की तरह साफ है, 2027 की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि वफादारी की भी है। नेता बदल रहे हैं, झंडे बदल रहे हैं, टोपियां बदल रही हैं और बोल भी रहे हैं, बोल भी बदल रहे हैं, लेकिन क्या जनता का भरोसा बदलना इतना आसान है? याद रखिए, जब सिद्धांत हारते हैं तो सिर्फ कोई नेता या दल नहीं हारता, बल्कि वो वोटर हारता है, जिसने उम्मीद के साथ बटन दबाया था। अब फैसला 2027 उत्तर प्रदेश की जनता को करना है कि ये विचारधारा को चुनेगी या अवसरवाद को, जो जनादेश का सम्मान करेगी या दलबदलुओं को सबक सिखाएगी। सियासत की इस मंडी में सब कुछ बिक रहा है, झंडा भी, टोपी भी और वादों का नकाब भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। आज बहस भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन वो सवाल आज भी कायम है कि क्या टिकट ही आज की सबसे बड़ी विचारधारा बन चुकी है? 2027 का चुनाव दूर नहीं है। नेताजी आज पाला बदल कर मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन चुनाव के दिन जब जनता का डंडा चलेगा तो वफादारी और अवसरवाद का सारा हिसाब बराबर हो जाएगा। सियासत की इस मंडी में सब कुछ बिका है, झंडे, टोपी, वादे, नकाब, जनता सब देख रही, सब समझ रही है। आज बहस भले ही खत्म हो रही हो, लेकिन वो सवाल अभी भी कायम है। इसी के साथ डिबेट सेंटर में यहीं तक। आप देखते रहिए टीएन न्यूज़ प्लस। नमस्कार।